समझिएगा, ये यूजीसी नेट का सिलेबस है और शाम को 7 से 8 की क्लास में आपका यूनिट 3 होगा यूजीसी नेट का, और जो दोपहर की क्लास होती है आपकी 1 से 2, उसमें यूनिट 4 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ये 2 क्लासेस हैं और आपको नवंबर में, मिड नवंबर तक में ये आपको फिनिश करना है। आज 4 जो है अक्टूबर हो गया है। ये पूरा टॉपिक आपका कवर करना है, सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, इसलिए थोड़ा सा 2 घंटे और तीव्र गति से हम लोगों को थोड़ा सा अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो यूनिट नंबर 3 में मैं अप्रोचेस पर बात कर रहा हूँ। जैसा कि हम लोगों ने डायग्नोस्टिक अप्रोच के बारे में देखा, मैरी रिचमंड का, फंक्शनल अप्रोच के बारे में, ऑटो रैंक के बारे में हमने चर्चा किया। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की बात करते हैं तो हम लोगों ने एच पार्लियामेंट की बात किया 1957 में। वहीं अगर हम बात करें नियत कार्य, या तो आप अमूल कह सकते हो, सॉरी अमूल तो इसका होगा, नियत कार्य केंद्रित, इसका मतलब होता है टास्क सेंट्रल्ड अप्रोच। और ये टास्क सेंट्रल्ड जो अप्रोच है ये दिया गया है किसके द्वारा? तो विलियम रीड के द्वारा और पिस्टीन लोरा के द्वारा दिया गया है। और हम अभी इसके बारे में जिक्र भी करेंगे, जिक्र हमें देखने को मिलता है अगर हम बात करते हैं तो 1977 में जो है टास्क सेंट्रल की बात हुई है। अमूल परिवर्तन कारक परख उपागम है ये, और इसी को हम लोग बोलते हैं रेडिकल। हम लोग क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं रेडिकल जो है अप्रोच, रेडिकल अप्रोच के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ये इम्पोर्टेंट तथ्य है। ठीक है, और 1977 में ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि शिकागो विश्वविद्यालय में आयोजित जो हुआ था वो कार्य केंद्रित उपचार था, जो उपागम के रूप में जाना गया। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये तो सिलेबस के आधार पर मैंने अभी आप लोगों से जिक्र किया है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों से जिक्र करने वाला हूँ टास्क, ठीक है, सेंट्रल, जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्रित या टास्क सेंट्रल्ड अप्रोच। ठीक है, अप्रोच उपागम के नाम से। ये बेसिकली शिकागो में जब आयोजित हुआ था, तो शिकागो में आयोजित हुआ है, ध्यान सुनिएगा आप लोग, ये पेपर में आता है शिकागो वगैरह का नाम, लंदन, शिकागो, यूएसए आजकल आ रहा है। तो शिकागो ध्यान रखिएगा, शिकागो में सन 1875 में विश्वविद्यालय में आयोजित ये कार्य केंद्रित उपचार एक अनुप्रयोग पर सम्मेलन हुआ था। तो उसी के कागजात के आधार पर जो है इस अप्रोच को दिया गया। और यह जो अप्रोच एक बुक के माध्यम से जब आई तो वर्ष था, सॉरी यहाँ मैं 18 लिख दिया हूँ, 19 होगा। और जब ये बुक आई तो वो 1977 में आया, 1977 में आया। नाम 2 विद्वान का आप ध्यान रखना है आप लोगों को। एक का नाम आता है लोरा, ठीक है, एपिस्टीन, और दूसरा जो नाम आता है विलियम जेम्स रीड। ये आपको नाम देखना है, और ये पेपर में आप लोगों ने देखा भी है कि इसका नाम सम्मिलित करने को लेकर जो है पूछा गया। तो ये 3-4 बातें हैं इस स्लाइड में और इम्पॉर्टेंट है ना, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब जो ये कार्य केंद्रित उपागम है, ये बेसिकली क्या है, थोड़ा सा आप इसके बारे में जानें। यह उपागम मॉडल के रूप में भी जाना गया है, और समाज कार्य अभ्यास के दौरान अगर आप अल्पकाल यानी अल्पकालिक समय के लिए, थोड़े समय के लिए कोई गोल लेते हैं और उस गोल को सक्सेस बनाना है, तो उसके लिए हम ये टास्क सेंट्रल्ड अप्रोच को फॉलो करते हैं। फिर से रिपीट करूँगा कि अगर आप कभी भी समाज कार्य अभ्यास कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि कम समय में पॉजिटिव रिजल्ट मिले, अल्पकालिक समय में सकारात्मक रिजल्ट मिले, समस्या का समाधान सही तरीके से हो जाए, तब हम उसके लिए टास्क सेंट्रल्ड अप्रोच की प्रक्रिया संचालित करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा,
और ये टास्क सेंट्रल अप्रोच जो है क्लाइंट के आत्मनिर्णय के अधिकारों के सम्मान पर बल देता है। किस पे बल देता है? तो सेवार्थी के आत्म निर्णय के अधिकारों पर अधिकारों के सम्मान पर, है ना, अधिकारों के सम्मान पर बल देता है। ये आपको ध्यान रखना है इसके परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, इम्पोर्टेंट तथ्य है, इस चीज़ों को भी आप लोगों को समझते चलना है साथ साथ कि कहाँ किस पे यूज़ होता है ये। ठीक है, इसके बारे में मैं आप 2-3 किताबों के बारे में जिक्र करना चाहूँगा और ये इम्पोर्टेंट किताबों के बारे में बात करूँगा। एक किताब इन्होंने लिखा, अगर हम बात करते हैं विलियम रीड महोदय ने, तो उस किताब का नाम था क्वालिटेटिव रिसर्च इन सोशल वर्क। ये किताब विलियम जेम्स रीड के द्वारा आई और इसे पब्लिश कब किया गया? तो सन 2013 में इस किताब को पब्लिक किया गया है, इंग्लिश लैंग्वेज में है, मई 2013। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी अगर इनकी एक इम्पॉर्टेंट किताब रही है तो वह यूनिटेड जो है, यूनिटेड करके एक किताब आई थी। बेसिकली ये कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरी किताब जो रही है वो रही है लेक्चर्स ऑन द रिवैल्यूएशन। ये जो किताब रही थी विलियम जेम्स रीड की किताब रही है और फेमस पुस्तक रही है ये। इस किताब का जो वर्ष था वो अभी हाल ही में संचालित किया गया है, अक्टूबर 2022 में पब्लिश की गई है। ठीक है, तो ये 2 किताबें काफ़ी इम्पोर्टेंट है विलियम रीड की। मैं कहूँगा इन 2 किताबों के साथ साथ एक किताब का नाम मैंने भी आपको बताया ही है, ठीक है, जो प्रैक्टिस पर ही आधारित है और ये अप्रोच के नाम से है। अभी मैंने बताया है इसकी जो है टास्क सेंट्रल अप्रोच सन 1977 में विलियम जेम्स रीड का नाम आता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये 2-3 बातें और 2-3 के तीनों जो है इम्पोर्टेंट हैं हम सब के लिए, है ना। हालांकि इन्होंने एक किताब और लिखा था फैमिली प्रॉब्लम करके, लेकिन उतनी चर्चित में नहीं चली। लेकिन जितना फैमिली प्रॉब्लम सॉल्विंग में नाम आता है जस्सी ट्राफ्ट का, उतना नाम इनका नहीं आता है। परंतु आप लिख लो, फैमिली प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक पुस्तक दिया और विलियम जेम्स रीड महोदय के द्वारा ही ये किताब को लाया गया। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये किताब आई सन 1985 में, 1985 में। कितनी किताब हो गई इनकी, जरा मुझे बताइए एक बार, विलियम रीड की? सर 4 हो गए। 4 हो गई ना। बस इतनी ही आपको ध्यान रखना है, 4 किताब ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। ठीक है, अब मेरी बात को आप सभी लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले तो मैं एक और चीज़ बता दूँ, रेडिकल सोशल वर्क के बारे में बता दूँ, ठीक है, ताकि आप भी उसे आसानी से कर लें। बड़ा ही आसान सा सवाल है, मैंने एक बार आप लोगों से बता भी चुका हूँ रेडिकल सोशल वर्क के बारे में, है ना। बताया कि नहीं बताया? बताइए। रेडिकल सोशल वर्क के बारे में मैं आप लोगों के रेडिकल अप्रोच के बारे में बता चुका हूँ। रेडिकल अप्रोच, इस रेडिकल अप्रोच को ही एक प्रकार से कट्टरपंथी का भी नाम दिया जाता है। ठीक है, अप्रोच को कट्टरपंथी का भी नाम दिया जाता है। अगर पेपर वगैरह हम पूछ ले कट्टरपंथी, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। कट्टरपंथी दृष्टिकोण जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो ये प्रक्रिया जो है किसके द्वारा आएगा? रॉबर्ट बेली का नाम आएगा। किसका नाम आएगा? रॉबर्ट बेली का नाम आएगा। इसने बेसिकली क्या कहा है रॉबर्ट बेली ने? तो ध्यान रखिएगा, स्वराज प्राप्त करना एंड ब्रिटिशों
के अत्याचारी शासन को समाप्त करना, इसी के उद्देश्य से ये रेडिकल अप्रोच जो है बेसिकली लाया गया था। रेडिकल अप्रोच जो है बेसिकली इसी के परिप्रेक्ष्य में लाया गया था। ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है, रेडिकल अप्रोच के संबंध में, और इम्पोर्टेंट तथ्य रहेगा आप सबके लिए। इतनी बात अगर आपको स्पष्ट हो गई है तो मुझे एक बार बताइए। यस सर। ठीक है, तो इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, रेडिकल अप्रोच को, ठीक है। और रेडिकल अप्रोच में अगर हम बात करते हैं तो एक जो है मेलिशा फिक का भी नाम आता है इसमें, मेलिशा फिक का भी नाम आता है, परंतु रॉबर्ट बेली IMP होगा दोनों ऑप्शन में। अगर ये रॉबर्ट बेली नहीं है तो ये फिक का नाम श्योर है कि परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, रेडिकल सोशल वर्क में, ठीक है, रेडिकल सोशल वर्क में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। देखिए, जैसे आपने टास्क सेंट्रल्ड अप्रोच देखा कि भाई अल्पकालिक समस्या समाधान के दृष्टि से ये यूज़ होता है, और विशेष मापन योग्य कार्य पर ये बल देता है ना। इनमें अगर मैं बात करूँ तो क्लाइंट और सामाजिक कार्यकर्ता उन ठोस लक्ष्यों की पहचान करने के लिए मिलकर काम करता है ताकि सेवार्थी को आत्मनिर्भर बनाया जा सके और उसकी भागीदारी को सशक्त बनाया जा सके। ये आपका क्या होता है, टास्क सेंट्रल होता है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ रेडिकल अप्रोच के बारे में, आमूल परिवर्तन के बारे में, तो आप ध्यान रखिएगा यह दृष्टिकोण दीर्घकालिक होता है। क्या होता है, ये अप्रोच दीर्घकालिक होता है और इसे दृष्टिकोण के रूप में भी जाना जाता है, आलोचनात्मक दृष्टिकोण। अगर पेपर में सवाल पूछे कि आलोचनात्मक दृष्टिकोण किसे कहते हैं, आलोचनात्मक दृष्टिकोण किसे कहा जाता है, तो आप लोग बताइएगा कि रेडिकल सोशल वर्क होता है, रेडिकल सोशल वर्क होता है अप्रोच, उसी को बोला जाता है। इसमें बेसिकली सामाजिक समस्याएं बड़ी होती हैं, सामाजिक स्तर पर समस्या हो सकती है इसमें, लेकिन उस टास्क सेंट्रल में ना कार्य केवल केंद्रित होता है, तो उसमें केवल सेवार्थी और कार्यकर्ता इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ तो सेवार्थी ना कहकर आप किसी बात को कहें ग्रुप वगैरह, कम्युनिटी वगैरह बेसिकली मेंशन हो जाता है। हालांकि ये सोशल केस वर्क में दिया है, तो अगर ग्रुप में है, समूह में है, समाज में व्यक्ति है, सेवार्थी है, तो उसे समाज को लेकर कोई समस्या है तो उसका समाधान के लिए हम रेडिकल सोशल वर्क यूज करते हैं, ठीक है। तो सामाजिक में आता है ये, दूसरी बात आपको ध्यान रखना है आर्थिक में आता है ये, तीसरी बात आपको ध्यान रखना है राजनीतिक जो संरचनाएं हैं उनमें ये निहित होती है। तो और इनमें क्या होता है कि समस्याओं को पहचान करके उसकी व्यक्तिगत परिवर्तन की बात ना करने के बजाय उसे समाज के स्तर पर परिवर्तन करता है, तो वो बेसिकली रेडिकल सोशल वर्क होता है, ठीक है। तो व्यक्तिगत, मैंने कहा ना, व्यक्तिगत ना करके उसे समाज के रूप में ढालना या समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, ग्रुप से जोड़ना, उस पर बल देता है। लेकिन केस पर आधारित हो जाएगा टास्क सेंट्रल जो है अप्रोच, वो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा सभी लोग। दूसरी बात, यहाँ अगर हम बात करते हैं रेडिकल अप्रोच के बारे में, तो एक ऐसा महत्वपूर्ण ये पहलू है कि क्लाइंट के वातावरण और उसके रेफरेंस यानी संदर्भ पर इसका ध्यान केंद्रित करता है, और सामाजिक समस्याएं केवल व्यक्तिगत समस्याएं नहीं हैं बल्कि बड़ी सामाजिक संरचना और प्रणालियों में निहित होती हैं। इसीलिए यह जो दृष्टिकोण है क्लाइंट का, जो ये अप्रोच है, क्लाइंट और उसके समुदाय के लिए परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए बड़ी सामाजिक संरचनाओं को संबोधित करता है रेडिकल सोशल वर्क या रेडिकल अप्रोच, ठीक है, रेडिकल अप्रोच। तो ध्यान इतना रखिए, केवल केस पर आधारित केवल रहेगा आपका, तो वो आपका बनेगा टास्क सेंट्रल। और यदि जब मैं कहूँ समाज पर, व्यवहार पर, या आपसे मैं कहूँ समुदाय पर,
समूह पर अगर कोई बेस्ड है तो वो आपका क्या होगा, रेडिकल सोशल वर्क होगा, रेडिकल सोशल वर्क होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे खासकर, ठीक है। अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो आपका ये पॉइंट स्पष्ट हो गया होगा, यहाँ पर ये टॉपिक कवर हो गया। एक और बचा है इसमें, कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, ठीक है। देखिए नाम मैं बता रहा हूँ आप लोगों से, इसलिए सभी लोग नाम को अवश्य ध्यान में रखेंगे, पेपर में सुमृत को लेकर पूछा जा सकता है ना। एक है मनोसामाजिक समस्या और मनोसामाजिक उपागम कह लीजिए। इस अप्रोच में किसका नाम आता है, गार्टन या गार्डन, हैमिल्टन का नाम आता है, बहुत फेमस है ये। और आपको बता दूं इनकी किताब वगैरह मैंने कल बताया भी था, ठीक है। ये बेसिकली किस पर आधारित है, ये चीज़ को जान लीजिए कि व्यक्तिक समाजकार्य की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें नए अनुभवों और नए ज्ञान के आने से उसकी अवधारणाओं में परिवर्तित होता है, ठीक है। तो क्या नए अनुभव आ जाएं, प्लस में नए ज्ञान आ जाएं, इनकी अवधारणाओं में परिवर्तन से जब देखने की बात आती है तो वही बेसिकली क्या कहलाता है, मनोसामाजिक अप्रोच कहलाता है, ठीक है। मैरी रिचमंड गार्टन हैमिल्टन को इसका जन्मदाता माना जाता है, मैरी रिचमंड को भी माना जाता है। अगर गार्टन हैमिल्टन नहीं रहेगा इस प्रश्न के ऑप्शन में तो मैं आपसे कहूँगा कि मैरी रिचमंड का नाम लगाइएगा, और इसके ये दोनों लोग जो हैं जन्मदाता के रूप में जाना जाते हैं, जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें जैसे मैंने कल बताया था, बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशल केस वर्क 1937 में, द अंडरलाइन फिलोसफी ऑफ सोशल केस वर्क 1941 में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, है ना। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई है। यस सर। उपागम तो बेसिकली बहुत सारे वैसे अप्रोचेस के अगर हम बारे में बात करें तो आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत सारे अप्रोचेस हैं। जैसे एक अप्रोचेस की और बात कर लेता हूँ, व्यवहार यानी बिहेवियर मॉडिफिकेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यवहार परिमार्जन। क्या बोलते हैं, व्यवहार परिमार्जन। और व्यवहार परिमार्जन में अगर किसी विद्वान का नाम आता है तो पहले तो स्कीनर का नाम आता है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो पावलाव का नाम आता है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो थॉर्नडाइक का नाम आता है, ठीक है। ये नाम है जो व्यवहार परिवर्तन में देखने को मिलते हैं। तो स्कीनर बेसिकली ओसीटी वाला जो थ्योरी है, उपागम है, ये इसी पर बेस्ड है। और सीसीटी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है, पावलाव की कुत्ते पर जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ये भी व्यवहार पर बेस्ड है। और ट्रायल एंड एरर की जो थ्योरी है ये भी बेसिकली व्यवहार पर बेस्ड है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी एक उपागम के नाम से तीनों जाने जाते हैं। तो पूछ लेता है पेपर में कौन किससे परिवर्तित दिया है, कौन किसके जनक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। जी क्या रिपीट करूं, बीएफ स्किनर का तो ओसीटी है, इवान पैट्रिक पावलाव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है 1904 में, और ट्रायल एंड एरर की थ्योरी थॉर्नडाइक की है, ठीक है। क्लियर हुआ, बता दीजिए। जी सर। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी प्रक्रिया के बारे में, थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में, है ना। प्रोसेस आप लोगों को पता होगा, जैसे कि अगर मैं सिलेबस आपको दिखाता हूँ, देखिए इसमें अगर किसी को कोई भी डाउट है व्यक्तिक समाज कार्य अभ्यास के उपागम में तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे अगर कहीं पर भी किसी को अगर आप लोगों को डाउट लग रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। पॉइंट ये आपका सेकंड जो है समाप्त हो गया है, ठीक है, ठीक है, ये आपका फिनिश हो चुका है, ठीक है, ये वाला फिनिश हो गया। तो फिर हम बात करते हैं अब व्यक्तिक समाज कार्य के अंतिम बिंदु पर। व्यक्तिक समाज कार्य की परिभाषा वगैरह हो गई है, विशेषताएं वगैरह हो गई हैं, उसके उपागम भी हो गए हैं। अब बचा है प्रक्रिया और उसकी प्रविधि, प्रक्रिया और प्रविधि। देखिए
प्रविधि बेसिकली व्यक्तिक समाज कार्य में कई विद्वानों के द्वारा दिया गया है ना। प्रविधियां जो है कई विद्वानों के द्वारा जो है दिया गया है, ठीक है। व्यक्तिक समाज कार्य, अब व्यक्तिक समाज कार्य की जो प्रविधियां हैं, पहले मैं प्रविधियों पर बात करता हूं, फिर आगे अभी प्रक्रिया पर बात करता हूं। तो वैयक्तिक समाज कार्य की प्रविधियां है ना। अब ध्यान से सुनिए, बेसिकली सामाजिक कार्यकर्ता क्या करता है, यहाँ पे ये प्रविधियां यूज कौन करेगा बताइए। सोशल वर्कर। सोशल वर्कर यूज करता है। अब ये किस लिए सोशल वर्कर जो है यहाँ पे प्रयोग करता है या इसका उपयोग करता है, वो सेवार्थी में परिवर्तन लाने की बात सोचता है, इसलिए इसका यूज करता है। सेवार्थी में परिवर्तन लाने की बात करता है, ठीक है, लाने की बात करता है। सेवार्थी वैज्ञानिक विधियां हो गई, इसमें हस्तक्षेप की प्रविधि हो गई, साक्षात्कार प्रविधि हो गई, इनका प्रयोग करता है। तो कई प्रविधियां हैं, साक्षात्कार हो गई और आपका साक्षात्कार बाद समन्वेषण हो गया और आपका क्या नाम है उसका, संबल हो गया, अर्थ निरूपण हो गया, इत्यादि का प्रयोग करता है, यह विधियों का प्रयोग करता है। कैसे करता है अभी हम इसके बारे में देखें, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, व्यक्तिक समाज कार्य में एक प्रविधि हस्तक्षेप भी कहलाती है। व्यक्तिक समाज कार्य में अगर हम बात करते हैं तो जिसको हम हस्तक्षेप कहते हैं, जैसे प्रविधियों के अंतर्गत व्यक्तिक समाज कार्य में हस्तक्षेप की अवस्थाओं का हमें अध्ययन करना पड़ता है। व्यक्तिक समाज कार्य में हस्तक्षेप की प्रविधियों का अध्ययन करना पड़ता है। साक्षात्कार व्यक्तिक अध्ययन अभिलेख के सिद्धांतों का हमें अध्ययन करना पड़ता है। जब हम इनका अध्ययन करेंगे तभी व्यक्तिक समाज कार्य की प्रक्रिया या उसकी प्रविधियां सही तरीके से, सुचारू तरीके से काम करेगी, है ना। तो पहले आपको इस बात को पता होना चाहिए कि व्यक्तिक समाज कार्य में हस्तक्षेप क्या होता है। कोई भी बच्चा अपने मन से बताए जरा मुझे एक बात, कि व्यक्तिक समाज कार्य में, मैं आपको केवल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बस। व्यक्तिक समाज कार्य में हस्तक्षेप क्या होता है, मैडम बताइए। सर किसी की समस्या में मतलब सहायता करना। हस्तक्षेप का मतलब होता है एक प्रकार से अध्ययन, यानी समस्या की पहचान करना, या आप कह सकते हैं इंटरवेंशन एक प्रकार से। अब इस बात को आप ध्यान से समझिए कि महत्वपूर्ण प्रक्रिया है समाज कार्य की। अब इसके अंतर्गत आप सोचिए कि समस्याग्रस्त व्यक्ति की समस्या का समाधान, समस्याग्रस्त व्यक्ति की समस्या का समाधान कौन करेगा। समस्याग्रस्त व्यक्ति की समस्या का समाधान कौन करेगा, बिल्कुल सोशल वर्कर करेगा। अब सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा वैज्ञानिक और क्रमबद्ध तरीके से अगर समाधान करता है या कोई भी टेक्निक या वैज्ञानिक या क्रमबद्ध तरीके से वो प्रयोग में यूज में लाता है, तो सेवार्थी और सेवा प्रदान करने वाले के बीच में गतिशीलता का संचार होता है और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्रमिक तरीके से सेवार्थी की समस्या का समाधान करने में यूज में लाया जाता है। तो कभी कभी इसी हस्तक्षेप को हम प्रक्रिया का नाम देते हैं, अध्ययन को प्रक्रिया का नाम, पहचान को नाम, और
इंटरवेंशन करना। तो उस परिप्रेक्ष्य में एक परिभाषा आती है हमारे सामने, और वह परिभाषा है कि हस्तक्षेप एक ऐसी प्रक्रिया है, यानी एक घटना है, प्रक्रिया का मतलब घटना है, जिसमें समय समय पर क्या होगा, निरंतर परिवर्तन होते रहेंगे। अच्छा बताइए, अगर आप अपनी प्रक्रिया में परिवर्तन नहीं करोगे तो उस सेवार्थी में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है? अगर आप नहीं हो सकता सर, नहीं होगा सर। मतलब हम अगर डिबेट में बैठते हैं तो उसको आंशिक रूप से कह सकते हैं कि सर अगर आप नहीं करोगे, जो भी प्रक्रिया आपने फॉलो पुरानी कर रखा है, तो आंशिक रूप से परिवर्तन हो सकता है डिबेट पे। परंतु किताबी भाषा में अगर हम बात करें तो ये कहता है कि हस्तक्षेप एक ऐसी घटना है जिसमें समय समय पर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। और यही बात है कि अगर आप प्रविधियों का प्रयोग नहीं करेंगे, बदलाव नहीं करेंगे, तो परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। तो ये परिभाषा है, जिस तरीके से आपको यहाँ पे बताया जा रहा है उसी तरीके से आप इसको समझने का प्रयास करें, है ना। इम्पोर्टेंट बिंदु है। अब समाज कार्य के अंतर्गत अगर मैं बात करूँ तो सोशल वेलफेयर हो गया, सोशल सर्विस हो गया, सोशल पॉलिसीज़ हो गई, सोशल रिफॉर्म हो गया, सोशल डिफेंस हो गया, इत्यादि बहुत सारे ऐसी सेवाएं हैं जो सामाजिक समस्याओं का समाधान को लेकर बातचीत करते हैं। जैसे निर्धनता, रोग, भी सामाजिक विघटन, परिवार की संबंधित समस्या, पिछड़ापन हो गया, अशिक्षा हो गया, बुजुर्ग हो गया, इत्यादि व्यक्तियों के साथ समस्याएं आप देखते हैं, महिलाओं के साथ आप समस्याएं देखते हैं। तो उन्हीं समस्याओं को आप समाधान करने के लिए इन हस्तक्षेप या इन प्रक्रिया को आप फॉलो करते हैं, और वो परिवर्तित होगा जब अपने आप प्रविधियों में सुचारू रूप से सही तरीके से उसका परिवर्तन करेंगे तब। तो बेसिकली मैं 2-3 बातें बताता हूँ, उस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि व्यक्तिगत समाज कार्य की हस्तक्षेप की जो अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। व्यक्तिगत समाज कार्य में हस्तक्षेप की अवस्था कौन कौन सी हो सकती है? भाई, जब कोई सामाजिक कार्यकर्ता किसी क्लाइंट के व्यवहार को बदलने का या किसी मुद्दे को हल करने में मदद करने के लिए क्रिया करता है या सहायता प्रोवाइड करता है, तो यह एक समाज कार्य की हस्तक्षेप की प्रविधि होगी कि नहीं होगी? बताइए आप। होगी सर, बिल्कुल होगी होगी। सर, होगी। जब ऐसी कंडीशन में होता है तो कुछ अवस्थाएं बनती हैं, और उस अवस्थाओं को जानते हो किस नाम से जाना जाता है? कहा जाता है व्यक्तिक यानी सोशल केस वर्क हस्तक्षेप की अवस्था या स्टेज, ये बोला जाता है। तो उसमें पहला एक स्टेप बनाओगे आप परिवार और, अच्छा ये बेसिकली कोई ऐसा नहीं है कि आप समस्या की पहले पहचान कर रहे हो, वो हस्तक्षेप की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, है ना। ये बात ध्यान रखिए, वो अलग है, ये अलग है। ये परिवार और समाज कार्य का पहले आपको हस्तक्षेप करना पड़ेगा। परिवार और समाज कार्य का पहले आपको हस्तक्षेप करना पड़ेगा। दूसरी, महिला एवं समाज कार्य हस्तक्षेप करना होगा। बच्चे एवं समाज कार्य हस्तक्षेप करना होगा, ठीक है। बुजुर्ग एवं समाज कार्य हस्तक्षेप करना होगा, ठीक है। ये कुछ प्रोसेस दिए गए हैं जो आपको यहाँ पर बता रहा है कि ये हस्तक्षेप की प्रक्रिया को संचालित करते हैं। क्या आप बता सकते हो परिवार और समाज कार्य हस्तक्षेप क्या हो सकता है? कोई भी बच्चा मुझे बताए, जरा अपने शब्दों में बताए, परिवार और समाज कार्य हस्तक्षेप क्या हो सकता है? सर जैसे किसी कोई भी सेवार्थी है तो उसको मतलब फैमिली में जाके किसी समस्या का अध्ययन करना, जिस वजह से समस्या है। ओके। फैमिली एंड सोशल वर्क इंटरवेंशन
फैमिली एंड सोशल वर्क इंटरवेंशन। बेसिकली अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, परिवार और समाज कार्य हस्तक्षेप के बारे में, तो आपको एक बात यहाँ मैं बता दूँ सबसे पहले कि ये जो है जेस्सी ट्राप की भूमिका होगी, जेस्सी ट्राप की भूमिका होगी। ये बेसिकली डिसऑर्डर के संबंध में बात करता है, विकृति के संबंध में बात करेगा, डिसऑर्डर के संबंध में बात करेगा। ये इंस्ट्रक्शंस देता है मेडिटेशंस और ट्रीटमेंट की तरफ। ये हस्तक्षेप करेगा उपचार और मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? योगा, ध्यान लगाना, क्या चीज? योग योग सर, योग। हाँ, या आप योग भी कह सकते हैं, या ध्यान भी आप किसी, मतलब ध्यान लगाना, मेडिटेशन ध्यान लगाने की तरफ बात करता है। ये एक प्रकार से जब किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन सोच रहे हैं, बात हो रही है, तो वो आप तुरंत आपके माइंड में ये बात क्लिक होनी चाहिए कि ये इंटरवेंशन है। अगर किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन की बात हो रही है तो तुरंत आपको ये चीज़ें सोचनी पड़ेगी। तो बेसिकली अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा कि घर और परिवार की सुकून, शांति, सुरक्षा और कभी ना समाप्त होने वाली खुशियों की परंपरागत छवि परिवर्तन, या आज के समय में अगर हम जिक्र करें तो आधुनिक युग में भागती दौड़ती एक जिंदगी जो बिखर गई है। एक प्रकार से आप ये सोच लीजिए कि परिवार आज के समय में विघटन की तरफ अग्रसर हो रहा है। अगर कोई परिवार विघटित हो रहा है तो उस परिवार को यूनिटी के रूप में, एक संघ के रूप में लाने का कार्य जो होगा वो समाज कार्य हस्तक्षेप का होगा, है ना। तो संयुक्त परिवार टूट टूट कर आज एकल परिवार की तरफ बढ़ रहे हैं, या एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कि बंटते जा रहे हैं। रिश्तों की अहमियत घटती जा रही है। परिवार के सदस्यों में स्वार्थ की भावना जो है उभर के सामने आ रही है। एक दूसरे पर विश्वास की कमी हो रही है। मानसिक तनाव और मनोरोगियों की समस्या भी परिवार में लगातार बढ़ती जा रही है। या आप अपने भी परिवार के बारे में या पड़ोस के परिवार के बारे में भी सोच सकते हो, वहाँ से भी ये प्रक्रियाएं निकाल सकते हो कि जो चीज़ें हो रही है वो कहीं ना कहीं सामाजिक व्यक्ति कार्य के हस्तक्षेप की स्टेजेस में परिवार और समाज कार्य के हस्तक्षेप में देखने को मिलता है ना। परिवार विघटित हो रहा है, वैवाहिक मतभेद हो रहे हैं, कारणों का निर्धारण करण हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम बेसिकली क्या करते हैं, जब यही समस्या का समाधान करते हैं, जैसे प्रत्यक्ष उपचार कर दिया हमने, पर्यावरणीय जोड़ तोड़ लगा दिया, संबल की प्रक्रिया लगा दिया, अर्थ निरूपण की प्रक्रिया लगा दिया, साक्षात्कार की प्रक्रिया को लगा दिया, स्पष्टीकरण का उपयोग कर लिया, तो इस तरीके के माध्यम से हम उस परिवार को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो पहले आपको समस्या दर्शानी है, फिर उसके बाद पॉजिटिव में बात करना है। हस्तक्षेप पॉजिटिव शब्द होता है ना, समस्या का समाधान शब्द होता है। इस चीज की तरफ आपको अग्रसर करना है। दूसरी बात, महिला। अब देखो, महिलाओं की स्थिति समय समय पर देश और काल के अनुसार निर्धारित होती जा रही है। भारतीय महिलाओं का विकास और उसकी उन्नति समय के अनुसार धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित होती जा रही है। हमारा देश आरंभ से ही पुरुष प्रधान समाज रहा है, और यहाँ और बच्चे में भी माँ बाप बेटा बेटी के बीच मतभेद रखते गए, और पुत्री के जन्म पर उन्हें अफसोस व्यक्त, यानी जो अफसोस व्यक्त करते हैं या किया करते हैं, उस प्रक्रिया में अगर हम बात करते हैं तो महिला समाज कार्य के अंतर्गत या उसके दृष्टिकोण से हमें देखने को मिलता है। तो देश में अनेक स्त्रियां विधवा भी हैं। समाज के लोग बड़ी घृणा दृष्टि से उनको देखते हैं। किसी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यों में उनको भाग लेने की इजाज़त नहीं दी जाती है। और आज के समय में अगर हम बात करें तो महिलाओं की सामाजिक स्थिति में बदलाव आ रहा है, या बदलाव आया भी है। आधुनिक युग में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में बदलाव आया है। अब महिलाओं की समस्याओं को अगर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं तो उसके लिए हम लोगों ने अगर बात करें
विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान के रूप में पॉजिटिव, यानी आप ये कह सकते हो योजना है, विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई गई, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए हैं, जागरूकता फैलाई जा रही है और महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये प्रक्रियाएं हैं। उनके लिए विभिन्न प्रकार की समस्याएं भी हैं। महिलाओं के लिए क्या समस्या हो सकती है? बाल विवाह समस्या थी, रोजगार में असमानता की समस्या है, यौन शोषण यौन उत्पीड़न की समस्या है, तलाक उत्पीड़न की समस्या है, स्वास्थ्य एवं जो है पोषण संबंधी सुविधाओं में असमानता है, महिलाओं के प्रति हिंसा हो रही है, दहेज उत्पीड़न की बात करें, लिंग भेदभाव की बात करें, शिक्षा में असमानता की बात करें, ये सभी महिलाओं के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं असमानता है। यही असमानताओं को दूर करने का ठेका समझो सोशल वर्कर ने ले रखा है, आप लोगों ने ले रखा है। ठीक है, इन्हीं समस्याओं को दूर करना है। बहुत सारी समस्याएं हैं, है ना। तो इन तरीके से अगर हम बात करें, योजनाएं कार्यक्रम महिलाओं के आर्थिक और पराधीनता, सामाजिक रूढ़ियां और परंपराओं से मुक्ति दिलाने के कार्य जो है सामाजिक कार्यकर्ता करता है और सोशल वर्क में ये प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। वहीं बात करते हैं बच्चों के परिचय। यहाँ प्रश्न एक तो आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, पेपर दे के फिर फोन करिएगा कि अगर नहीं आ रहा है सर। और एक प्रश्न जो आएगा वो भी अप्लाइड आएगा, है ना, आपके तर्क वितर्क पे होगा, आधुनिक समय को देखते हुए होगा, और 90% मैं गारंटी ले रहा हूँ कि महिलाओं पर होगा। 10% में ये 4-3 जो होंगे परिवार या तो बच्चे या बुजुर्ग। ठीक है, 90% महिला। बात करते हैं बच्चे और समाज कार्य हस्तक्षेप के बारे में। जब सबसे अधिक सहायता, संरक्षण की देखभाल, साथ साथ स्नेह, सहानुभूति, सुरक्षा की आवश्यकता की बात करते हैं तो बाल्यावस्था में होती है। अब बच्चों को देश का भविष्य समझा जाता है। किसी भी देश के बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति उस राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य के स्वास्थ्य का सूचक होता है ना। और किसी भी देश की बच्चे की जनसंख्या के बहुत ही कमजोर समूह के सदस्य भी होते हैं, जिसके कारण समाज में असामाजिक और अवांछनीय तत्व आसानी से उनका शोषण करने लगते हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं। तो राष्ट्रीय बाल नीति आई, और वह राष्ट्रीय बाल नीति सन 1974 में 1974 में, और अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष जो मनाया गया वो 1979 में मनाया गया। 79। तो समाज कार्य योजना के बच्चों के राष्ट्र को सबसे महत्वपूर्ण निधि माना जाता है। आज का स्वस्थ और शिक्षित बच्चा भविष्य का क्रियाशील और बुद्धिमान नागरिक है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए कि आज का स्वस्थ एवं शिक्षित बच्चा भविष्य का क्रियाशील और बुद्धिमान नागरिक है। ये बात साफ शब्दों में सोशल केश वर्क के हस्तक्षेप में कहा गया है, और इस बात को आप ध्यान रखें। आपने अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 23 देखा होगा, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 देखा होगा। 23 आर्टिकल क्या कहता है आपसे? कहता है कि बच्चों के साथ बलात् व्यवहार या दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, प्रतिषेध बताया गया है। 24 क्या बताता है? कहता है कि कोई कारखाना हो या खान हो या कोई कंपनी है, उसमें आप बच्चों से काम नहीं ले सकते। यह आर्टिकल भी यहीं पर रिप्रेजेंट होता है। एक है बुजुर्गों और समाज कार्य हस्तक्षेप। अगर हम बात करें, अभी मैंने जल्द ही हाल ही में आप लोगों से वृद्धावस्था के बारे में जिक्र किया था कल परसों क्लास में ही, वही पॉइंट्स यहाँ पर भी हैं। आप ये कह सकते हो कि बुजुर्ग व्यक्तियों की आयु बढ़ते के साथ साथ उनके पास समस्याएं भी अधिक आने लगती हैं। तो समाज कार्य के अंतर्गत समूह कार्यकर्ता, यानी आप बुजुर्गों के लिए कार्य करते हैं, तो सामाजिक कार्यकर्ता किसी विशेष समूह की सीधा नहीं जुड़ा हुआ, मतलब कोई पर्टिकुलर आप उससे नहीं जुड़े हुए हो, है ना। यह तो ग्रुप में बुजुर्ग व्यक्तियों के लाभ के लिए आप काम कर रहे हैं। भारत में वृद्ध व्यक्तियों का आदर सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, और इन्हीं बुजुर्गों की आवश्यकता की पूर्ति एवं समस्या का समाधान भारतीय संयुक्त परिवार में होता है। अगर वही संयुक्त परिवार एकल परिवार की तरफ अग्रसर होगा तो बुजुर्ग व्यक्तियों का जो अस्तित्व है वो धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा।
लेकिन जब से संयुक्त परिवार का विघटन शुरू हुआ है तब से व्यक्तिवादी, भौतिकवादी, सुखवादी जो वैल्यूज हैं वो एकल परिवार के वर्चस्व बढ़ने के कारण बुजुर्गों की अपेक्षा वो जानने लगी है। एक प्रकार से आप ये कह लीजिए कि समस्याओं से वो ग्रस्त होने लगे हैं। आर्थिक समस्या हो गई तो भी प्रॉब्लम आ रही है, स्वास्थ्य से संबंधित भी समस्या आ रही है, चिकित्सकीय समस्या आ रही है, पारिवारिक समस्या आ रही है, भावनात्मक समस्या आ रही है, आवास की समस्या आ रही है। इतना ही नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं उनके पास। और सामाजिक दृष्टि से वृद्धावस्था वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपना सक्रिय जीवन छोड़ चुका होता है और बढ़ती उम्र आयु के कारण वह व्यक्ति क्या है, धीरे धीरे एक प्रकार से छिड़ता, यानी एक प्रकार से बीमारियों से वो ग्रसित हो जाता है। तो उसके परिवर्तन के लिए, उसके मान्यता के लिए सोशल वर्कर यहाँ पे एक अहम भूमिका निभाता है बुजुर्ग व्यक्तियों के साथ। ठीक है, तो ये बेसिकली एक प्रकार से अवस्था या प्रक्रिया, हम इसको प्रक्रिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग खासकर ध्यान रखें। अब बात करते हैं हम लोग प्रविधियों के बारे में। प्रविधियाँ क्या क्या, वैसे तो अगर हम बात करें इसके प्रक्रिया में समाजकारी, व्यक्तिक समाजकारी की जो प्रक्रियाएं भी हैं संचालित की गई हैं, वो कौन कौन सी प्रक्रिया हैं इसके बारे में अगर हम बात करें तो आपको पहले पता होना चाहिए कि भर्ती वाली जो प्रक्रिया है, जो अध्ययन वाली प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया यहाँ पर भी संचालित होती है व्यक्तिक समाजकारी में। व्यक्तिक समाजकारी की वो प्रक्रिया जहाँ क्रियाओं से रिलेट कराता है, जो निरंतर चलती रहती है और उसके प्रत्येक व्यक्ति उसमें प्रभावित भी होता है ना। तो सेवार्थी व्यक्तिक समाजकारी में उसके अंतर्गत अध्ययन, निदान, उपचार की जो प्रक्रियाओं का प्रयोग में लाया जाता है वही व्यक्तिक समाजकारी की प्रक्रिया भी कही जाती है ना। वही व्यक्तिक समाजकारी की प्रक्रिया भी कही जाती है। तो सबसे पहले क्या आता है, प्रवेश होता है। और आपको मालूम है प्रवेश को भर्ती भी कहा जाता है, संवेग भी कहा जाता है इसी, है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई सेवार्थी को उपचारात्मक सेवा प्रदान किए जाने के लिए उसे प्रारंभिक अवस्था हम कहेंगे, और इसमें यह पता लगाया जाता है कि व्यक्ति निवारण और उपचार की प्रक्रिया की शर्तों को पूरा करता है या नहीं कर रहा है, और सेवार्थी उसकी समस्याओं के बारे में सूचनाएं इकट्ठा करता है या तथ्यों को इकट्ठा करता है, या सेवार्थी के प्रवेश हेतु गैर निर्देशात्मक साक्षात्कार का आयोजन उसमें शामिल करता है कि नहीं करता है। तो वो प्रक्रिया है, जैसे सेवार्थी आया, रजिस्ट्रेशन हुआ, सेवार्थी का समस्या का जो प्रारंभिक प्रक्रिया हुआ वो समझना, फिर उसके बाद निदान की प्रक्रिया पे धीरे धीरे उसका बोध बढ़ाना, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना, वो चीज़ें अध्ययन की तरफ अग्रसर होने लगती है। ठीक है, तो जहाँ सेवार्थी की क्षमता को जानते हो, सेवार्थी की अपनी प्रेरणा और प्रेरक तत्व को जानते हो, कारकों का योगदान देखते हो, समस्या का आप वहाँ पर सहयोग के आधार पर आप उसको समझने का प्रयास करते हो, वो प्रक्रिया आपका हस्तक्षेप प्रवेश कहलाती है, यानी भर्ती कहलाती है ना, व्यक्तिक समाजकारी में। और ये इसको हम चरण के नाम से भी जानते हैं, है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अध्ययन आता है। अध्ययन बहुत आसान होता है। हम क्या करते हैं, सेवार्थी केंद्रित है तो सेवार्थी के बारे में जितनी भी समस्याएं हैं उसका अध्ययन करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं केवल मनोसामाजिक ही अध्ययन करेंगे, हम वहाँ पे पारिवारिक भी अध्ययन, परिवार का भी अध्ययन करेंगे, पड़ोस का भी अध्ययन करेंगे, जिस स्थान पे वो रह रहा है व्यक्ति उस स्थान का भी अब अध्ययन करेंगे, जिसके साथ उठना बैठना है उसका भी हम समझेंगे या उसका भी अध्ययन करेंगे। पर्टिकुलर अगर मैं बात करूँ, यहाँ तक कि आप लोग परिवार का चार्ट भी बनाएंगे। और परिवार का चार्ट के जनक कौन है, तो मैरी रिचमंड है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रियाएं जो है अध्ययन में हमें देखने को मिल जाती है। बहुत आसान है, आप लोग जानते हो, ईजिली आप कर भी लोगे। उसके बाद आपका आता है सोशल सामाजिक निदान, जिसको बोलते हैं हम लोग सोशल डायग्नोसिस। इसके जनक में अगर हम बात करते हैं तो मैरी रिचमंड का नाम सन 1917 में हमें देखने को मिला। ठीक है, प्रोसेस में यहाँ तक कि इसमें यही बात कही गई कि समस्याओं के कारणों की खोज करना और उपचार की दिशा को तय करना सामाजिक निदान की प्रक्रिया की सहायता की जाती है। इस प्रकार से सोशल डायग्नोसिस कहा जाता है इसको। अब सोशल डायग्नोसिस को पार्लियामेंट ने 3 भागों में डिवाइड किया। मैंने शायद आपको बता भी चुका हूँ, पार्लियामेंट ने कितने भागों में डिवाइड किया है, 3 भागों में डिवाइड किया है। अब एक तो आपका वो गतिशील निदान है, आपका एक जो है कारणाविनेशी निदान है, और एक आपका उपचारात्मक निदान है ना। तो ये 3 टाइप के निदान है। गतिशील में आप जानते हैं सेवार्थी की समस्या का समाधान वर्तमान के दृष्टिकोण से करोगे। कारणाविनेशी में अगर हम बात करें तो भूतकाल की बात करोगे। उपचारात्मक की अगर हम बात करते हैं तो परिस्थिति के आधार पर उसकी समस्या का जो निदान वाली प्रक्रिया है उसको संचालित करते हो, तो उसी को उपचारात्मक निदान भी कहते हैं।
बड़ा आसान है ये, तो मैंने इसको आप लोगों को पहले भी बता रखा है इसके बारे में, है ना। डायग्नोसिस के टाइप है जो पर्लमेंट के द्वारा दिए गए हैं। ये आपका हो गया निदान। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने आता है उपचार। एक उपचार आता है। उपचार का मतलब क्या होता है? ट्रीटमेंट होता है। सिंपल सी बात है भाई, है ना। उपचार में क्या चीज़ें शामिल की गई? सेवार्थी की प्रक्रिया में या व्यक्तिगत समाज कार्य की प्रक्रिया में उपचार बहुत जरूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण चरण होता है। यह एक ऐसा प्रारूप के नाम से जाना जाता है जिसके अंतर्गत सेवार्थी के साथ मिलकर व्यक्तिगत कार्यकर्ता उपचार में उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। ठीक है। यदि मान लीजिए कोई केसवर्क की प्रक्रिया में प्रारंभिक अवस्था में सेवार्थी ने यह समझ लिया कि सोशल वर्कर उसकी समस्या को समझ सकता है और वह उससे जुड़ जाता है, तो यह समझ लेना ही चाहिए कि उपचार की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है वहीं से, है ना। तो सेवार्थी की क्षमता वान बनाना, सामाजिक रूप से विघटित होने से उसे बचाना, सामाजिक स्तर को बनाए रखना, आत्मविश्वास को बढ़ावा देना, सर्वांगीण विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना, सामाजिक परिवेश में स्वयं को समायोजित करवाना, ये सभी उपचार का एक उद्देश्य कहलाता है। उपचार का ये उद्देश्य कहलाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, इसी को हम लोग उपचार कहते हैं। उपचार कहते हैं इसी को। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मूल्य, एक शब्द आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन। अब मूल्यांकन की बात करते हैं तो आप सोचना आपको ये है कि मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है। मूल्यांकन का भाव ये होता है कि जब जो आपने काम किया है उस काम को आपको इवेल्युएट करना है कि उस सेवार्थी में बदलाव आया है कि नहीं आया है। मूल्यांकन इसीलिए होता है। ठीक है। मूल्यांकन इसीलिए होता है, समस्या का मूल्यांकन किया जाता है कि भाई उस समस्या का समाधान हुआ कि नहीं हुआ, हमें पता चलता है इससे मूल्यांकन करने से। मूल्यांकन करने से हमें क्या चीज़ की पता चलती है कि समस्या का निदान हुआ या नहीं हुआ है। ठीक है। और मान लीजिए अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ है तो आप कोई दूसरी विधि लगाकर उस पर काम करना स्टार्ट करेंगे, और समस्या का समाधान अगर हुआ है तो बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सेवार्थी का व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाएगा, सेवार्थी के सामाजिक पर्यावरण का मूल्यांकन किया जाएगा ना। तो ये कुछ स्थितियाँ बनती हैं। तो कार्यकर्ता सेवार्थी की विविध कोई फॉलो बोला जाता है ना जी, फॉलो अप, इसी को बोल सकते हैं ना हम। नहीं, वो अनुवर्तन होता है। फॉलो अप, हाँ, फॉलो अप अलग होता है। वो अनुवर्तन की प्रक्रिया होती है, रिपीटिशन की प्रक्रिया होती है। जब हम दोबारा से उसको फॉलो करते हैं, यानी हमने दोबारा से अगर उसमें परिवर्तन नहीं हुआ तो ऐसी कंडीशन में हम उस शब्द को बोलेंगे फॉलो अप करना। अनुवर्ती, किसी काम को जारी रखने के तौर पर काम किया गया। बेसिकली क्या होता है आजकल एनजीओ में कि हम टाइम स्पेंड, आप एनजीओ की बात छोड़ो, आप अपने बच्चों का ले लो। आपके घर में अगर मान लीजिए एक से लेके यूकेजी एलकेजी से लेकर अगर आपके 1-2 तक बच्चा अगर होगा ना, तो आप उसको ट्यूशन पढ़ा रहे होंगे, आप उसको जो है स्कूल भेज रहे होंगे, तो आप सोचिए जरा, उनकी कॉपी को रीचेक करिए। आप डेली देखेंगे वही रिपीटेशन वाला काम होता है। जो रिपीटेशन वाला काम, जैसे बच्चा ने अभी मान लीजिए 1 डिजिट का एडिशन अगर आप उसने सीखा है तो फिर भी वही काम चल रहा है अभी भी, उसमें उससे आगे नहीं बढ़ रहे हैं। 2 डिजिट का अगर उनके में चल रहा है, एडिशन चल रहा है या मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, तो वही काम प्रक्रिया जो संचालित हो रही है। इसका मतलब यही होता है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये फॉलो अप हो रहा है। एक प्रकार से काम वही रिपीटेशन हो रहा है, बार बार किसी काम को जारी रखने के तौर पर किया गया जो काम होता है उसी को हम लोग फॉलो अप कहते हैं या उसी को हम अनुवर्तन कहते हैं। ये मूल्यांकन के बाद वाली प्रक्रिया समाप्ति आती है, और समाप्ति के बाद वाली प्रक्रिया जो होती है वो फॉलो अप वाली होती है। ठीक है। तो फॉलो अप अगर होगा तो समाप्ति ऑप्शन में होगा ही नहीं। ठीक है, समाप्ति हटा देगा बेसिकली, लेकिन उससे पहले आता है। ठीक है। तो अनुवर्तन या अनुवर्तन क्रिया फॉलो अप को कहा जाता है। बट ऐसा होना नहीं चाहिए भाई, आगे बढ़ो। आईक्यू जो है बच्चे की अगर तीव्र गति से है उसकी आईक्यू, उसकी अगर बुक फिनिश हो गई है तो अलग अलग तरीके से मेथड बहुत सारे हैं एडिशन सिखाने के, सब्ट्रैक्शन सिखाने के, 1 डिजिट के, 2 डिजिट, अलग अलग पिक्चर के माध्यम से सिखाओ, और भी तरीके हैं। और दूसरा सिस्टम दो, उस सिस्टम को सिखाने के। देखो किताब में अगर आप देखोगे ना तो 2 महीने के अंदर आपकी मैथ हो या इंग्लिश की किताब जो भी बच्चों की होगी, 1 2 तीसरे मैंने देखा है, वो फिनिश हो जाएगी 3 महीने में या 4 महीने में। पूरी अगर पढ़ा दोगे 3-4 महीने बच्चा पूरा का पूरा कर भी डालेगा।
इसका मतलब ये थोड़ी था किताब कंप्लीट कर, किताब के आधार पे और भी चीज़ें दी गई है, ठीक है, उसमें और भी एक्टिविटीज़ दी गई हैं, उस एक्टिविटीज़ को समाप्त करो, फॉलो अप ना करो। तो उसी तरीके से सोशल वर्क का भी वही काम होगा कि आप क्या करते हो, फॉलो अप करना शुरू। अब बाई द वे अगर आपने काम वहाँ पे सही तरीके से नहीं किया है तो आप फॉलो अप करो, जब नहीं करते हो तो उस काम को आगे बढ़ाने के लिए फॉलो अप किया जाता है। बस इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये आपकी थी प्रक्रिया जो मैंने अभी आप लोगों से जिक्र किया है। अब बात करते हैं हम लोग आगे। ये देखो प्रक्रिया थी जो मैंने प्रक्रिया पर बात किया है अभी, है ना। अब ये अवस्था, ये अवस्था आपकी मूल्यांकन जी बात खत्म हो जाएगी, व्यक्तिगत समाज कार्य की प्रक्रिया के जो चरण है ये मूल्यांकन के बाद समाप्त हो जाएंगे। हाँ, मूल्यांकन के बाद आप फॉलो अप भी, मूल्यांकन के बाद देखो पहले मूल्यांकन होगा ना, मूल्यांकन के बाद अगर मान लो जो वहाँ पे सक्षम है, कार्य हो गया तो समाप्त हो गया, और अगर कार्य नहीं हुआ तो समाप्त क्यों लिखोगे, फिर तो फॉलो अप लिखोगे, है कि नहीं। फॉलो अप लिखोगे नहीं लिखोगे बताओ, आप ही सोचो, अगर मूल्यांकन किया, सेवार्थी में बदलाव नहीं हुआ तो क्या आप कार्य को समाप्त करोगे या फॉलो अप करोगे, आप बताओ। फॉलो अप करोगे, बिल्कुल सही जवाब। जब कार्य नहीं समाप्त होता है फॉलो अप करोगे, ठीक है। अनुवर्तन, अनुवर्तन उसको बोलते हैं हिंदी में, अनुवर्तन। और उसके बाद देखिए मैं बात कर रही चला हूँ अब प्रविधियों के बारे में। देखिए प्रविधियाँ बहुत सारी, एक दो प्रविधियाँ नहीं है, एक दो सिस्टम। और ये सवाल बहुत आसान आएंगे आपकी परीक्षा में भी, अगर एग्ज़ाम में आ भी गए तो बहुत ईजी होंगे, ठीक है, बहुत ईजी होंगे। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपने एक शब्द सुना होगा अंतरण जैसे शब्द को, क्या आपने अंतरण जैसे शब्द सुना है भाई? अगर नहीं सुना है बताओगे तो मैं बताऊंगा। सर आप बता दीजिए, नहीं सुना है तो। नहीं सुना है। देखो अंतरण बेसिकली क्या होता है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले प्रवेश होता है, ये बात आप जानते हैं, और एक शब्द आपने सुना होगा अंतरण, इसकी जगह दिया जाता है। फिर अध्ययन दिया जाता है, फिर निदान होता है, फिर उपचार होता है, फिर मूल्यांकन होता है, फिर समाप्ति होती है। ये आपने स्टेप देखा है। तो देखो अंतरण वाली प्रक्रिया जो होती है, उस अंतरण में अगर हम बात करते हैं तो इसको स्विच कवर भी कहा जाता है, इसी को ट्रांसफ़र भी कहा जाता है, और इसी को इनटेक भी कहा जाता है। इसी को इनटेक भी कहा जाता है अंतरण। तीन शब्द ध्यान रखिएगा, इनटेक, प्रवेश, भर्ती, ये सब एक ही होता है। दूसरा शब्द एक और आपने नाम सुना होगा वैयक्तिक अध्ययन, तो ये बात आपको पता है। उसके बाद आपने नाम सुना होगा पूर्वानुमान, उसके बाद आपने सुना होगा निदान, उसके बाद उपचार, उसके बाद मूल्यांकन, उसके बाद अनुवर्ती, ये सब सुना होगा। देखिए अध्ययन आपने किया, अध्ययन के बाद जो निदान वाली प्रक्रिया है, डायग्नोसिस वाली, हम डायग्नोसिस से पहले पूर्वानुमान, मतलब एक नहीं था पहले से कोई अनुमान लगाना, आइडिया लगाना, विचार लगाना, कल्पना करना पहले से, ठीक है, वो निदान से पहले आएगा। और अनुवर्ती क्या होता है, मूल्यांकन के बाद आएगा, मूल्यांकन के बाद आएगा। तो ये एक स्टेप है, इस स्टेप को आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, इस चीज़ को आप खास कर ध्यान रखेंगे। इसी में अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारे सामने एक शब्द है, जिसे व्यक्तिगत समाज कार्य को क्लासिफिकेशन किया, और वो क्लासिफिकेशन विधियों के माध्यम से हुआ। जैसे अगर मैं बात करूं, एक वाहनी क्रिया विधि है, या क्रिया विधियां हैं आप कह सकते हो। एक प्रत्यक्ष प्रभाव की क्रिया विधि है, या क्रिया विधियां हैं, ये भी कह सकते हो। एक कैथोसिस विधियां हैं, और एक मननशील क्रिया विधियां हैं। इन विधियों के बारे में मैरी रिचमंड के द्वारा बताया गया है, मैरी रिचमंड ने बताया है। और ये बेसिकली टेक्निक्स इन सोशल केस वर्क में मैरी रिचमंड का नाम हमें देखो। वाहनी क्रिया विधि का मतलब होता है कि एज अ पॉजिटिव, है ना,
पॉजिटिव जो सकारात्मक एक्टिविटीज़ है वो लागू होता है, और जो जैसे कार्यकर्ता सेवार्थी को संवेगात्मक संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से उसका इंटरव्यू की एक श्रृंखला के माध्यम से सहायता करता है। तो जब संवेगात्मक संतुलन बनाए रखने के लिए मनोवृत्तियों को स्पष्ट करके एक अपेक्षित परिवर्तन और समृद्धि लाने का प्रयास करता है, तो वह प्रत्यक्ष उपचार होता है, और वह प्रत्यक्ष उपचार ही प्रत्यक्ष प्रभाव की क्रियाविधि कहलाती है। मतलब डायरेक्ट जो प्रभाव पड़ रहा है, तो संवेगात्मकता पे उपचार के लिए कार्यकर्ता जितना अधिक मनोचिकित्सा का प्रयोग की ओर अग्रसर होगा, उसे उतना ही अधिक कार्यकर्ता सेवार्थी संबंधों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता भी होगी, क्योंकि मनोचिकित्सा का आधार साक्षात्कार की श्रृंखला होती है, और जिसकी सफलता कार्यकर्ता और सेवार्थी संबंधों पर ही निर्भर होता है। इसलिए प्रत्यक्ष प्रभाव की क्रियाविधि भी संचालित होगी। और कैथोरसिस भाव विरेचन का शब्द होता है, ये बात भी आपको पता होगा। और भाव विरेचन मतलब एक प्रकार से यही जो दमित इच्छाएं हैं, जो दबी हुई इच्छाएं हैं, उस चीज़ों को सामाजिक कार्यकर्ता मैनेजमेंट कहता है बाहर निकालो, है ना, उस चीज़ को उसने कहा था बाहर निकालो। और मननशील क्रियाविधि होती है, तो किसी बात पर जैसे कोई कार्य अगर दिया जा रहा है सेवार्थी को या किसी भी चीज़ को, तो उस पर सेवार्थी को चिंतन होना चाहिए या क्रियाशील होना चाहिए कार्यकर्ता को, ताकि वो सामाजिक की समस्याएं या जो समाज की समस्याएं, जो सेवार्थी की समस्या है, उसका समाधान सही तरीके से कर सके। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और व्यक्तिक सेवा कार्य के उपचार में परामर्श शामिल है, पर्यावरणीय रूपांतरण भी शामिल है, सामाजिक सेवाओं का जो प्रभाव प्रशासन है वो भी प्रक्रिया इसी के अंतर्गत संचालित है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग खास कर ध्यान रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बच गई है यहाँ पे कुछ प्रविधियाँ, संबल वगैरह, साक्षात्कार वगैरह, ये मैं कल आधे घंटे में आपका समाप्त कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग। और जैसे ये भी जो प्रविधियाँ हैं, ठीक है, प्रविधियाँ, साक्षात्कार, व्यक्तिगत अध्ययन का अभिलेख, सिद्धांत है, ये सब मैं आधे घंटे में कल की क्लास में समाप्त कर दूंगा। फिर मैं कल आप लोगों से ग्रुप वर्क में बातचीत करूँगा। ठीक है, और 1 बजे वाली क्लास में कल जो आपका होगा वह आपका यूनिट नंबर 4 होगा, और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। एक तरफ ये चलेगा, एक तरफ पूछेगा। ठीक है ना, समझ में आप लोगों का आया? एक बार स्पष्ट करिए, समझ में आप लोगों को आया? चलो, तो 8:30 बजे होगी ना अभी क्लास? हाँ हाँ, 8:30 बजे क्लास है। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछिए। देखिए, पीएचडी में बाइलिंगुअल भी होता है। अभी जैसे पीएचडी का एंट्रेंस दे रहे हो तो बाइलिंगुअल आएगा, है ना, कहीं कहीं पर इंग्लिश में ही होता है, कहीं कहीं पर बाइलिंगुअल होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। सर अब तो मतलब हर जगह हिंदी का कर दिया गया है कि आप मतलब मेडिकल फील्ड में भी हिंदी को कर दिया गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बता तो रहा हूँ, कर सकते हो। कई जगह पे भी आपको मैं एंट्रेंस की बात नहीं कर रही थी, मतलब एंट्रेंस के बाद जैसे हम पीएचडी कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, भाई अगर एंट्रेंस की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है उसके आगे का प्रोसेस भी तो वही होगा। फिर अदरवाइज एंट्रेंस देने का क्या फ़ायदा, फिर तो इंग्लिश में ही करते। जो मेन चीज़ है वो तो आपने खुद हिंदी में दिया है। ये एक आइडिया आप लगा लो कि अगर एंट्रेंस है तो आगे की स्टडी भी आप हिंदी में कर सकते हो, नो डाउट। सर वैसे करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। अगर आपके पास सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है, सुविधा वगैरह है, तो उसको करो, बिल्कुल करना चाहिए। अध्ययन बराबर रेगुलर करना चाहिए, और पढ़ने की कोई सीमाएं नहीं है ना, पढ़ने की कोई समय निर्धारित नहीं है कि आप इतने समय तक पढ़ो, पढ़ना चाहिए हमेशा। सर मेरी एक क्वेरी थी जी सर, एक्चुअली हम लोग वर्किंग में है तो दोपहर वाली क्लास में कर नहीं पाता हूँ, और शाम की भी कभी कभी मिस हो जाती है। तो रिक्वेस्ट था सर कि जैसे क्लास खत्म हो तो उसका लिंक अगर आप उपलब्ध करा दें अपने टाइम के हिसाब से। सर नहीं, लिंक तो मैं आपको देता हूँ, आप लोगों के ग्रुप में लिंक जाता है। ठीक है, कभी कोई जैसे एक्चुअली कभी का कभी आ जाता है तो बड़ा सर्च करने में दिक्कत होती है। जैसे क्लास समाप्त हो सर, आपका लिंक डालते हैं क्लास, ठीक है, मैं वैसे ही डालता हूँ बेसिकली। कभी कभी हाँ, दोपहर वाली क्लास का भी सर तुरंत अगर लिंक डाल दें तो हम समझ जाएंगे कि आज के लिंक है, तो हम अच्छा, ठीक है, डाल देंगे, ठीक है, डाल देंगे। हाँ थैंक यू सर। उस पे यूनिट और ये कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो मेंशन कर देते हैं तो फिर हमें सर्च करने में आसानी हो जाती है। नहीं, वो टॉपिक तो मेंशन करता हूँ मैं।
लिंक में नहीं होते तो कंफ्यूजन हो जाता है कि मतलब किसके लिए है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक सर है ठीक है, अभी नाम लिख देंगे और यूनिट भी सर कर डेट देंगे। मेंशन हो जाती सर डेट मेंशन हो जाती तो ज़्यादा अच्छा था। डेट डेट हाँ डेट मेंशन हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सर 8:30 बजे की क्लास में क्या चल रहा है? 8:30 बजे क्लास में यूनिट नंबर 7, अभी 8:30 बजे क्लास होगी ना, ठीक है। देखो यूजीसी नेट वालों के लिए वीआईएमपी होती है। ठीक है, चलिए ठीक है, अभी आधे घंटे बाद क्लास होगी।